हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप जबरदस्त हैं, अपनी प्रैक्टिस को लगातार कर रहे हैं। सो गाइस, अपनी उसी कंटिन्यूएशन में जिसमें हम लगातार DSSB के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेक्चर की, जिसमें हम फिर से कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या वर्क किया था। हमने काफी सारे क्वेश्चंस यहां पे किए थे और इन क्वेश्चंस को करते हुए हम लगभग पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 30 पे। हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन था और इसमें क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर इज नॉट डायरेक्टली रेफर्ड इन द T.S. Eliot's द वेस्टलैंड। यानी T.S. Eliot के वेस्टलैंड में कौन सा डायरेक्टली रेफर नहीं, तो ये किंग लियर आंसर था। यानी आंसर क्या था यहां पे हमारा बी। आज हम इससे अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहां पे 31। क्वेश्चन में हमें देखना है कि आइडेंटिफाई द ग्रुप बिलो विच इज नोन एज, कैसे जाना जाता है, सन्स ऑफ बेन। कैसे जाना जाता है भाई, सन्स ऑफ बेन, बेन के सन्स। अब आप पूछेंगे, देखने में ऐसा लगेगा बिल्कुल और माय गॉड ये बेन क्या है, सन्स ऑफ बेन, हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन बड़े सिंपल से वे में देखो, आगे भी अगर आप ऑप्शंस देखें, नोल कॉवर्ड है, E.G. क्रेग है, विलियम मैकार्डी, हमें पता नहीं चलेगा, ड्राइडन, रोचेस्टर, बटलर एटसेट्रा। अब आप थोड़ा सा ध्यान अगर सन्स ऑफ बेन पे लगाएं तो देखो बेन किससे जुड़ता है, बेन जुड़ता है बेसिकली बेन जॉनसन से। किससे जुड़ता है भाई, बेन जॉनसन, और ये 100% बेन जॉनसन है, तो उसी के सन्स की बात है। अब अगर मैं कहूं कि बेन जॉनसन के सन्स, तो इसका मतलब उसके फॉलोवर्स, पीपल हु फॉलोड द स्टाइल द वे बेन जॉनसन रॉट। और बेन जॉनसन क्या थे, ही वाज अ प्योर क्लासिसिस्ट, वो क्लासिसिस्ट थे। तो ऐसे ही लोगों को हमें देखना है। अब अगर मैं कहूं आपसे सैमुअल बटलर, कहां चले जाते हैं भाई, बहुत लेटर पे आते हैं। यानी कि कहां पे आते हैं, ये आते हैं बेसिकली सैमुअल बटलर बेसिकली आते हैं ड्राइडन के टाइम पे, यानी रेस्टोरेशन पीरियड में। रॉचेस्टर, ड्राइडन, ये देखो उसी लाइन के हैं सबके सब। अगर मैं कहूं नॉल कवर्ड, E.G. क्रेग, विलियम मैकार्डी, आपको दिखाई नहीं देते सन्स ऑफ बेन के टाइम में। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कार्टराइट, विलियम कार्टराइट है, रिचार्ड कॉबर्ट है एंड थॉमस रेंडोल्फ है। ये 3 राइटर ऐसे हैं जो वहां पे आपको मिलेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और देखो अगर मैं कहूं दे लास्ट वाले को आप कैसे निकालेंगे, जैसे D.G. रोसेटी है, रोसेटी किससे जुड़े हैं, प्री रेफेलाइट से, तो प्री रेफेलाइट भी बाद में हो गया। तो अब जरा इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि सन्स ऑफ बेन वर फॉलोवर्स ऑफ बेन जॉनसन इन इंग्लिश पोएट्री एंड ड्रामा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। और भाई इसमें कौन कौन से थे जो बेन की फिलॉसफी को, स्टाइल को, पोएट्री को लाइक करते थे। अनलाइक जॉनसन, दे वर लॉयल टू द किंग। तो देखो जॉनसन किंग के लिए लॉयल नहीं थे, लेकिन ये सबके सब कैसे थे, दे वर लॉयल टू किंग। सन्स ऑफ बेन वर ड्रामेटिस्ट, ये कौन थे, ड्रामेटिस्ट थे हु वर ओवरटली एंड एडमिटली इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉनसन्स ड्रामा। गेटिंग एवरीवन। अब देखो यहाँ पे सबके नाम दिए इस ग्रुप में कौन कौन थे, ब्रामवे हैं, थॉमस नेबल्स हैं, ग्लैपथॉन है, और भाई थॉमस किलग्रीव है, डेवेनेंट है, कार्टराइट है ना, शेकरले हैं, या हम बात करें जेस्पर की, पीटर हॉस्टेड की, रेंडोल्फ की और कैवेंडिश की। तो हमें जो आंसर आसानी से मिल जाएगा वो यही मिलेगा, कार्टराइट है, कॉर्बेट है और भाई रेंडोल्फ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमें बात करता है क्रिस्टोफर मार्लो की। क्रिस्टोफर मार्लो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, और मैं कहूं कि ही वाज द वन हु हैड बीन फॉलोड बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर ने इन्हीं को फॉलो किया, इनकी मार्लोवियन ट्रेजेडीज को फॉलो किया है। क्रिस्टोफर मार्लो वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर राइटर्स टू अफर्म व्हाट कैन बी आइडेंटिफाई एज ए क्लियरली होमोसेक्सुअल सेंसिबिलिटी, है ना। तो ये किस किस वर्क से, विच ड्रामा ऑफ दिस हिच डील्स विद इट। तो ये होमोसेक्सुअलिटी की जो सेंसिबिलिटी है, इससे कौन सा पर्टिकुलर वर्क उनका डील करता है। क्या ये एडवर्ड सेकंड है, ज्यू ऑफ माल्टा है, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज है, या फिर भाई डॉक्टर फॉस्टस है। तो गाइस बहुत ध्यान से देखेंगे, ज्यू ऑफ माल्टा में अगर मैं बात करूं तो यहां पे होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं है। ये बिल्कुल किस तरह से, जैसे आप शेक्सपियर का एक वर्क देखते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसी तरह से डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, ये भी अलग कहानी है। डॉक्टर फॉस्टस एम्बिशंस की कहानी है। लेकिन ये जो एडवर्ड सेकंड है, अगर देखेंगे ओवर्टली यहां पे दिस होमोसेक्सुअलिटी क्लियरली इज विजिबल। यानी
King Edward II was probably the most notorious English king who was accused of having a same-sex relationship and was executed for that. देखो इसके लिए इसका execution भी हो गया था. Edward was born in 1284. Father was Edward I, the hammer of the scores, who brought Piers Gaveston, a knight from Gascony, to instruct the accompany his son. तो सीधी सी बात हम ये समझेंगे, किंग एडवर्ड सेकंड को इसी के लिए एक्यूज किया गया और इसी के लिए उसको क्या किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था. तो भाई आंसर हमारा क्या जाएगा, 100% इट वुड बी एडवर्ड सेकंड. गेटिंग एवरीवन. बाकी आप बढ़िया तरह से देख सकते हैं कि जब हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं, तो ही टू हैड बीन एक्यूज फॉर द सेम. और अगर हम उनकी 154 सोनेट्स में देखें, 154 में से 1 to 126 ये जो है ये सब की सब क्या है, एक मेल को डेडिकेटेड है. ये मेल कौन है, फेयर यूथ. आपने पढ़ा भी था अभी पीछे, फेयर यूथ से रिलेटेड था. और भाई इसको WH कहा गया, विलियम हर्बर्ट, ऐसा माना जाता है. और ये भी एक मेल था जिसे वो शादी के लिए प्रपोज करते हैं और चाहते हैं कि ही मस्ट बिगेट चिल्ड्रन फ्रॉम हिम. तो ये चीज भी किसको शो करती है, ये चीज भी शो करती है कि ही वाज होमोसेक्सुअल. तो मतलब कहने का है कि ये थीम हम कई जगह पे देख सकते हैं. तो क्रिस्टोफर मार्लो के एडवर्ड सेकंड में, विलियम शेक्सपियर की इन 1 to 126 सोनेट्स में हम इन चीजों को चेक कर सकते हैं. बाकी दूसरी बात ये भी है कि जब हम विलियम शेक्सपियर के 127 से 127 से 154 तक जो देखते हैं, है ना, उसमें फिर वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड है, तो फिर ये संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, है ना, यहां पे विराम लग जाता है. आगे बढ़ते हैं भाई और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 33. ये कहता है कि व्हेन ट्रू साइलेंस फॉल्स वी आर स्टिल लेफ्ट विद इको बट आर नियरर नेकेडनेस. One way of looking at speech is to say that it is a constant stratagem to cover nakedness. आ रही बात पकड़ में आपको, यानी कि when true silence falls we are still left with echo. जब ट्रू साइलेंस फॉल करती है हम इको के साथ में बचे रहते हैं, नेकेडनेस के साथ में लगभग. एंड वन वे लुकिंग एट स्पीच इज टू से दैट इट इज अ कांस्टेंट स्ट्रेटजिज्म टू कवर नेकेडनेस, यानी कि उस नेकेडनेस को कवर करने के लिए वो साइलेंस वहां पे होती है. तो क्वेश्चन बना है कि प्लेराइट को पहचानना है किस सिग्निफिकेंस वर्क में ये साइलेंस आती है. तो भाई ये गाइस यहाँ पे बैकेट है ना, पिरेंडेलो है, ऑर्टन है या फिर पिंटर है. तो 100% ये हेरोल्ड पिंटर का है. ये किसका है, मॉडर्न राइटर है हेरोल्ड पिंटर. और अगर मैं आपको बताऊं तो ये इनका जो वर्क है ये है इकोइंग साइलेंसेस. ये कहां से ली गई है लाइंस, इकोइंग साइलेंसेस से. इकोइंग साइलेंसेस इज द वर्क ऑफ हिम. तो देखेंगे इज एज मच हिस्टोरिकल नॉवेल एज इट ऑल्सो ट्रेसेस द पर्सनल साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट ऑफ अ फॉर्मर वॉर कॉम्बेटेंट. कौन है ये कॉम्बेटेंट, ये है मुंशी मंजेट. तो मुंशी मनगेट को यहां पे दिखाया है. हैरोइंगली हॉन्टेड बाय हिज एक्सपीरियंस इन द वायलेंट एंड ब्लडी लिबरेशन स्ट्रगल. ठीक है जी, तो ये इसके लिए इनको देखा गया है. आगे बढ़ते हैं भाई. तो गाइस आंसर हमारा क्या बना यहाँ पे, हेरोल्ड पिंटर. और वर्क कौन सा है, इकोइंग साइलेंस. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को. द डिटरमाइनिंग फीचर ऑफ सिलेबिक वर्स इज नाइदर. तो भाई इसके लिए हमें गाइस क्या करना पड़ेगा, सिलेबिक वर्स का पता होना चाहिए कि सिलेबिक वर्स बेसिकली है क्या. तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं. सिलेबिक वर्स इज अ पोएटिक फॉर्म हैविंग अ फिक्स्ड और कॉन्स्ट्रेंड नंबर ऑफ सिलेबल्स पर लाइन. यानी हर लाइन में कॉन्स्ट्रेंड नंबर या फिक्स नंबर होते हैं सिलेबल्स के. वाइल स्ट्रेस, क्वांटिटी और टोन प्ले अ डिस्टिंक्टली सेकेंडरी रोल और नो रोल एट ऑल इन द वर्स स्ट्रक्चर. इसी से हमें पता चल जाएगा. इसका मीन्स क्या बना कि भाई यहां पे जो स्ट्रेस और क्वांटिटी है इनका कोई वास्तव में रोल है ही नहीं. तो देखो क्या लिखा है, डिटरमाइनिंग फीचर ऑफ द सिलेबिक वर्स इज नाइदर स्ट्रेस नॉर क्वांटिटी. ठीक है जी, बट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ लाइन, क्योंकि वो कैसे होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, तो वही बड़ा रोल प्ले करते हैं और इनका कोई रोल सिलेबिक वर्स में नहीं होता. बाकी हम देख सकते हैं बहुत सारे वर्सेस ऐसे भी हैं जिसमें वर्स जो है वो क्वांटिटी है, स्ट्रेस है, अनस्ट्रेस है, ये अच्छा रोल प्ले करते हैं. बढ़ते हैं भाई अगली तरफ और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, जिसमें लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक मोनोलॉग. अब एक अगर क्वेश्चन आप पे आ जाए कि हु इज द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो 100% आप किसको कहेंगे, रॉबर्ट ब्राउनिंग को.
ड्रामेटिक मोनोलॉग का मीन्स है मोनोलॉग, एक पर्सन के डेप्थ, इन डेप्थ की कहानी, यानी कि उसके दिल की कहानी या भावनाएं जो बाहर निकल के आती हैं ड्रामा के रूप में एक स्टेज पे, उसे हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। तो क्या है ड्रामेटिक मोनोलॉग? विच पेंटर डज एंड्रिया डेल साल्टो कंपेयर हिमसेल्फ टू? अब इनका वर्क है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एंड्रिया डेल साल्टो। तो ये किससे है ना, किस पेंटर से अपने आप को कंपेयर करता है? व्हाट डज ही फाइंड लैकिंग इन हिज ओन वर्क इन कंपैरिजन? और ये कौन सी चीज है जो वो अपने वर्क में कंपैरिजन में सोचता है कि वो उसे लैक कर रही है? तो भाई गाइस यहाँ पे है फ्रा लिपोलिपि में ह्यूमर है, या फिर रैफेल में सोल है, लियोनार्डो डा विंसी का वर्सिमिलिट्यूड है, या फिर बोटिसेली का लिवलीनेस है। गाइस मैं आपको बता दूं ये रैफेल की बात करते हैं। तो ये किससे अपने आप को? एंड्रिया डेल साल्टो में, एंड्रिया डेल साल्टो अ ग्रेट व्हाट शुड से आई अ ग्रेट पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू रैफेल। रैफेल से कंपेयर करते हैं, वो पेंटर भी हैं, वो राइटर भी हैं। और भाई क्या उसमें कमी है? उनकी सोल की कमी है, यानी कि व्हाट ही फाइंड्स लैकिंग देयर इन हिज ओन वर्क इन कंपैरिजन, तो इट वाज द सोल। ये किसका कहना है? एंड्रिया डेल साल्टो का। तो आंसर हमारा करेक्ट क्या बनेगा यहां पे? बी। अगले वर्क पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज रॉबर्ट सऊदी डिटेल द इंडियन सुपरस्टिशंस? अब देखो यहां पे जो बात आएगी इंडियन सुपरस्टिशन की, है ना, किसका वर्क है? रॉबर्ट सऊदी का। एज एन आइडोलेट्री टू बी सरपास्ड बाय ए सिविलाइजिंग प्रोटेस्टेंट फ्रॉम द कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म की बात की है, प्रोटेस्टेंटिज्म की बात की है। क्या ये थालाबा है, कर्स ऑफ कहामा है, पिटिंग द वुल्व्स है, या फिर कंट्री हॉरर्स है? गाइस ये वर्क है आपका द कर्स ऑफ कहामा। मैं आपको बता दूं सारे ही वर्क अगर हम देखें, थालाबा, कर्स ऑफ कहामा, वुल्व्स या फिर कंट्री हॉरर्स, ये सारे ही किसने लिखे हैं? हमारे रॉबर्ट सऊदी ने। ठीक है जी। ये अरेबियन थालाबा अगर मैं कहूं तो भाई ये अरेबियन मैजिक पे बेस्ड है, अरेबियन मैजिक पे, अरब का जो जादू होता है उसी पे बेस्ड है। थालाबा किस किस तरह से अपनी जान बचाता है और किस तरह से राजा बनता है, वो सबका सब थालाबा में। कर्सोप कहामा में, कहामा जो है ये एक पृष्ठ होता है और ये अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, पावरफुल होने के लिए गलत चीजों का सहारा लेना, इविल स्पिरिट्स का सहारा लेना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसमें देखते हैं? हम देखते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स की कहानी को। तो देखो कहामा डिसाइड्स टू वॉर अगेंस्ट यामिन द गॉड ऑफ डेथ व्हाइल also seeking the torture Lardur led in revenge. Lardur led is cursed to be separated from nature and unable to live like human life, which included not being able to sleep. His separation from nature gives him the ability to do others cannot, however. Right? तो ये कहामा की ही कहानी है यहाँ पे, है ना। लाडू लेड यहाँ पे कैरेक्टर है, इसको भी हम देख सकते हैं। तो भाई आंसर हमारा बी जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या कहता है कि द फॉलोइंग इज द क्लासिक एंडिंग। अब देखो ये किसी वर्क की एंडिंग है, क्लासिक एंडिंग ऑफ द सेलिब्रेटेड नोवेला इन इंग्लिश। ये एक नोवेला की, सेलिब्रेटेड नोवेला की एंडिंग है बच्चों। और ये क्या एंडिंग है? आई कीप ऑन क्रीपिंग, आई केप्ट ऑन क्रीपिंग जस्ट द सेम बट आई लुक्ड एट हिम ओवर माई शोल्डर। आई हैव गॉट आउट ऑफ लास्ट said I, in spite of you and Jane, and I have pulled off my papers so you cannot put me back. Now why should that man have fainted? But he did. The right across my path, the wall by the wall, so that I have to creep over him every time. गाइज ये थोड़ा सा अलग हटके है, मैं आपको बता दूं ये पर्टिकुलरली लिया कहां से गया सेगमेंट। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द येलो पेपर। किसका है भाई ये? द येलो पेपर, एंड दैट वाज रिटन बाय शार्लोट बी गिलमैन। तो शार्लोट बी गिलमैन का है ये, बी गिलमैन का येलो वॉलपेपर। अब यहां पे क्वेश्चन पूछे, हैरिट बी स्टोव had wanted to write a work based on the life of an Afro-American writer, which was later published as। मतलब कहने का है कि यहाँ पे हैरिट स्टोव ने बेसिकली क्या सोचा था, एक एफ्रो अमेरिकन राइटर के ऊपर लिखने की बात सोची थी। तो उनका वर्क ये कैसे पब्लिश किया गया था? इट वाज पब्लिश्ड लाइक, देखो 3-4 ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें से है इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल। तो ये वर्क बेसिकली हैरिट बी स्टोव का है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। हैरिट द इंसिडेंट ऑफ द लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल, है ना। इसमें क्या है? लिंडा एंड्योर्स इंसिडेंसेस थ्रू आउट हर एस्केप। ये लिंडा है यहाँ पे, लाइक यानी कि यहाँ पे हम किसको देखेंगे? लिंडा को एज द प्रोटैगनिस्ट। फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम दैट शो द डिग्रेडेशन ऑफ स्लेवरी। करेक्ट बात समझ में आ रही है? लिंडा एंड्योर करती है इंसिडेंसेस को थ्रू आउट हर एस्केप,
मतलब वो एस्केप करना चाहती है इस स्लेवरी से। शी स्क्रूटनाइजेस द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इंस्टीट्यूटिंग लॉज दैट आर इनह्यूमन एंड अनजस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें सैमुअल जॉनसन को हम देखेंगे। सैमुअल जॉनसन वर्क क्या है भाई? डिसर्टेशन अपॉन पोएट्री। बढ़िया वर्क है इनका, डिसर्टेशन अपॉन पोएट्री। इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ हिज फॉलोइंग वर्क्स। बेसिकली ये जो डिसर्टेशन अपॉन पोएट्री किसका वर्क है, किस पार्ट का वर्क है उनके? द फाइनल सेक्शन ऑफ हिज प्रीफेस टू शेक्सपियर, या फिर अ चैप्टर ऑफ हिज नॉवेल्स रेसेलास, या फिर द एपिलॉग ऑफ हिज लाइव्स ऑफ पोएट, या वन ऑफ हिज रैम्बलर एशेज। गाइस मैं आपको बता दूं, सैमुअल जॉनसन ने ये जो वर्क लिखा था चैप्टर ऑफ हिज नॉवेल रेसेलास, रेसेलास के नॉवेल के ऊपर ही ये डिसर्टेशन अपॉन पोएट्री ही इसका एक पार्ट बनेगी। और ये रेसेलास अगर आपको याद हो, दिस वाज अ पोएट्री, ये एक ऐसा नोवेल था जो इन्होंने लिखा था, और इसको इन्होंने लाइक मैं कहूं आपको हरी में बड़ी हिस्ट में पब्लिश कराया था फटाफट पूरा करके, क्योंकि इनकी मदर की डेथ हो गई थी और मदर के फ्यूनरल के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। कितनी खतरनाक बात आप देख सकते हैं, कितनी पैथेटिक बात देख सकते हैं। तो उसी के लिए उन्होंने रेसेलास को कंप्लीट किया। कई बार पूछा गया है रेसेला, इसी रेसेलास को एक अदर नेम दिया गया है, द प्रिंस ऑफ एबिसीनिया। इसको चेक करेंगे सब बच्चे, द प्रिंस ऑफ एबिसीनिया। देखेंगे क्या मैं करेक्ट कह रहा हूं या फिर ये गलत पॉइंट हमें मिल गया है। तो ये रेसेलास का ही दूसरा नेम है, राइट, यानी कि सब टाइटल है। तो भाई आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर पे। अ न्यू सीरीज कॉल्ड, क्या सीरीज थी भाई? न्यू एक्सेंट्स वाज लॉन्च्ड बाय मैथ्यून इन 1977। तो मैथ्यून ने इसको लॉन्च किया था न्यू एक्सेंट्स को। द फर्स्ट टाइटल टू बी पब्लिश्ड इन द सीरीज। इस सीरीज में न्यू एक्सेंट्स की सबसे पहला टाइटल कौन सा बना था? क्या ये ए था डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, बी फॉर्मलिज्म एंड मार्क्सिज्म, या फिर सी स्ट्रक्चरलिज्म एंड सेमियोटिक्स, या फिर डी मेकिंग एंड डिफरेंस फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म? तो गाइस जरा मुझे बताएं चारों में से आंसर हमारा बेसिकली क्या जाएगा? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर हमारा सी जाएगा। इसकी पहली जो सीरीज की का टाइटल था वो था स्ट्रक्चरलिज्म एंड सेमियोटिक्स। तो आंसर हमारा यहां पे सी जाएगा। तो गाइज आज हम इतने क्वेश्चंस करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसको लाइक जरूर करेंगे। हैव अ ग्रेट टाइम।